आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि पोइट्री को हार्ड लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहिए, बल्कि पोइट्री को सिंपल सी लैंग्वेज में लिखकर कॉमन लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि आम लोग पोइट्री को समझ पाएँ। आज के लेक्चर में पोइट्री को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है या फिर पोइट्री को किन स्टेजेस से गुजर कर क्रिएट किया जाता है, उसके मुतालिक जानने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रोमांटिक पीरियड जब शुरू हुआ था वो दौर 1798 का था और इसी दौर में प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स लिखा गया था। कहा जाता है हिस्टोरियन की तरफ कि ये जो वर्क था ना, एक्चुअली यही एक बेसिक पॉइंट था रोमांटिक एज की शुरुआत का, स्टार्टिंग का। इस वर्क ने पोइट्स की बेसिक को बदल दिया था क्योंकि पहली दफ़ा कॉमन लैंग्वेज यूज़ हुई थी, पहली दफ़ा हार्ड लैंग्वेज से दूरी बरती गई, पहली दफ़ा लैंग्वेज ऐसी इनोवेट की गई, ऐसी लिखी गई जो एक आम आदमी समझ सकता था। अब बात करते हैं प्रीफेस की। प्रीफेस का मतलब होता है तारुफ, यानी इंट्रोडक्शन या इंट्रो। जब आप किसी बुक को पढ़ेंगे ना तो इसके स्टार्ट में आपको प्रीफेस लिखा मिलेगा। इस प्रीफेस से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि राइटर एक्चुअली इस बुक के मतलब क्या कहना चाहता है, क्या थॉट्स रखता है, वो इस प्रीफेस में वो राइटर लिख देता है। अब आते हैं लव्स लिरिकल की तरफ। इसका मतलब है कोई सॉन्ग या फिर मेलोडिक रिटन वर्क जिसमें पोइट की पर्सनल फीलिंग्स, एहसासात शामिल होते हैं। दूसरी तरफ लव्स बैलेड आता है जिसका मतलब है फोक सॉन्ग या फिर एक पोइटिक नैरेटिव पोइम भी कहा जाता है बैलेड को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लिरिकल बैलेड को देखते हैं ना, तो लिरिकल बैलेड में हमें पता चलता है कि ये तो एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पोइम्स था। यानी इस लिरिकल बैलेड्स में बहुत सारी पोइम्स थी और वो बहुत सारी पोइम्स कितनी थी, 23 पोइम्स थी, जिनको दो राइटर्स ने मिलकर लिखा था। ये दो राइटर्स कौन थे? पहले राइटर का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ था तो दूसरे का नाम एस.टी. कोलरिज था। शायद आपके माइंड में हो कि कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने कितनी कितनी पोइम्स इस लिरिकल बैलेड में लिखी थी। तो इसका जवाब है कि कोलरिज ने 4 पोइम्स लिखी थी जबकि विलियम ने 19 पोइम इस लिरिकल बैलेड में लिखी थी, मतलब 19 के करीब पोएम्स इसने लिखी थी। अब जब इतनी बड़ी बुक लिखी गई तो इससे पार्ट्स में पब्लिश होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पोएम्स थी ना, 23 पोएम्स, तो इसे पार्ट्स में पब्लिश होना चाहिए था। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। पहला एडिशन 1798 में पब्लिश हुआ था, तो दूसरा 1800 में और तीसरा 1802 में और आखिरी एडिशन जो था वो 1805 में पब्लिश हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लिरिकल बैलेड्स 4 एडिशंस में 4 पार्ट्स में पब्लिश हुआ था। आपको ये भी बता दूं कि लव्स प्रीफेस जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता होना चाहिए कि लव्स प्रीफेस जो है ना, ये विलियम ने ना दूसरे एडिशन में जो 1800 में पब्लिश हुआ था उसमें ये लव्स पहली दफ़ा डाला था। खैर, अब जैसे कि मैंने बताया था कि इस लिरिकल बैलेड को लिखने का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, जो एम था ना, वो आम आदमी था, एक कॉमन पर्सन था। आम आदमी तक पोइटिक लैंग्वेज को आम करके पहुंचाना था। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक ख्याल था। अब इसको देखा जाए ना तो विलियम का ये अच्छा स्टेप था जिसने पोइट्री में एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया था, क्योंकि पोइट्री जो थी ना वो आम लोग, आम आदमी अब समझ पा रहे थे। विलियम से पहले दौर के जो पोइट्स थे ना, उनकी लैंग्वेज देखी जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। जैसे मिल्टन हो गया, जॉन डन हो गया, ठीक है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड थी। ठीक है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखते थे। विलियम आया, इसने ट्रेंड बदला और पोइट्री को एक ईजी लैंग्वेज दी और आम लोगों तक, गांव के लोगों तक पहुंचा दी। इससे पोइट्री की रीडरशिप बढ़ी, पोइट्री को पॉपुलैरिटी मिली और गांव के लोग पढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, और उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, पोइट्री को समझा जाने लगा। उसकी जो फीलिंग्स थी पोइट्री की वो आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई। शहर से लेकर गांव तक पहली दफ़ा पोइट्री को एक अच्छे अंदाज में समझा गया था। आपको बता दूं कि विलियम के पहले एडिशन की वजह से क्रिटिक्स ने ना खुलकर क्रिटिसाइज़ किया कि ये किस किस्म की पोइट्री और ये किस किस्म की बातें कर रहा है इस लिरिकल बैलेड्स में। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया विलियम को और यही वजह है
कि विलियम ने अपने दूसरे एडिशन में प्रीफेस को शामिल किया, अपनी रीजंस बताए। उसने ये बताया कि ये लिरिकल बैलेड मैं क्यों लिख रहा हूँ, किस वजह से लिख रहा हूँ, अपने स्टाइल, ट्यून, लैंग्वेज और अपनी थॉट्स को फिर उसने यानी विलियम ने दूसरे जो लिरिकल बैलेड का एडिशन था उसमें ये सारा एक्सप्लेन कर दिया लोगों को। तब लोगों को पता चला कि ये एक्चुअली पोइट्री जो है ना ये कॉमन लोगों की लैंग्वेज विलियम बना रहा है। पहले के राइटर्स बड़े बड़े मेटाफोर्स यूज़ करते थे जो पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़े जाते थे, उन्हें फील नहीं कर सकते थे। मगर विलियम आया, इसने क्या किया, पोइट्री को प्लेजरेबल बनाया। पोइट्री को पढ़ते वक्त मज़ा आता था इसकी पोइट्री को पढ़ने में। इसने अपनी पोइट्री को इस तरह से बनाया। और इसी बात को ना अगर समझाने के लिए मैं कहूँ तो आप में से अक्सर के जो फेवरेट पोइट्स होंगे वो रोमांटिक एज के पोइट्स होंगे, क्योंकि इन पोइट्स की ना समझ आ जाती है, ये सब इजी हैं समझने में। दूसरी तरफ मॉडर्न एज की एक बहुत ही बड़ी पोएम वेस्टलैंड नाम की आपके सिलेबस में भी होगी, वो भी आपने पढ़ी होगी, सिर्फ पढ़ी है क्योंकि समझने से तो वो रही, वो आम आदमी के समझने से ना वो समझ नहीं आती आम आदमी के। ठीक है, हार्ड लैंग्वेज में है, काफ़ी फ्रैगमेंटेड लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत ही डिफ़िकल्ट उसकी लैंग्वेज है। खैर, वर्ड्सवर्थ अपने इस वर्क में प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में कहता है कि पोइट्री और प्रोज में ना कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों में वर्ड्स का अरेंजमेंट जो है ना वो सेम ही होता है, जो वर्ड्स है ना वो सेम ही हैं दोनों में, ये वर्ड्सवर्थ कहता है। प्रोज की लैंग्वेज को पोइट्री में लिखा जा सकता है, वर्ड्सवर्थ का ये कहना है। इसके बाद इसी प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्स को ना पोइट्री लिखते वक्त मीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों मीटर का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि मीटर इजी है। और पोइट्स को फिर किससे बचना चाहिए, ये वर्ड्सवर्थ का दूसरा क्वेश्चन है। फिर इसी का जवाब देता है कि पोइट्स को ना पोएटिक डिक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ठीक है, पोएटिक डिक्शन के जो रूल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, वो रूल्स से पोएटिक डिक्शन भरी पड़ी है, जबकि मीटर इससे ज़्यादा आसान है और आम लोगों को इसकी समझ आ सकती है। खैर, पोइट्री विलियम के मुताबिक साइंस से बढ़कर है। अब यहाँ पे साइंस से कंपेयर कर रहा है विलियम, क्योंकि साइंटिफिक इन्वेंशन में साइंटिस्ट जो है ना जब कोई खोज करता है, जब कोई इन्वेंशन करता है तो सिर्फ साइंटिस्ट को उस वक्त हैप्पीनेस मिलती है। और दूसरी तरफ इस बात को समझाने के लिए विलियम क्या कहता है, विलियम कहता है कि जब पोएट किसी चीज़ की खोज करता है, इन्वेंशन करता है, तो पोएट को और पोइट्री पढ़ने वाले को एक तरह की खुशी और प्लेजर यानी इनर प्लेजर मिलता है। यही वजह है कि पोइट्री साइंस से बढ़कर है, ये विलियम का कहना है। इसके बाद विलियम थ्योरी ऑफ पोइट्री के मुतालिक बताता है, कहता है कि हमारे इमोशंस और फीलिंग्स जब ज़्यादा होती है ना तो इन फीलिंग्स को बहाने के लिए इन फीलिंग्स को एक किस्म की वेसल की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है जब हमारे अंदर फीलिंग्स बढ़ती हैं तो इन फीलिंग्स को अंदर से निकालने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, एक वे चाहिए होता है, और वो रास्ता लफ्ज़ों ने बनाना होता है। पोएट इन्हीं लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग्स को अंदर से निकालता है, और जब ये पोएट अपनी फीलिंग्स को अंदर से निकाल कर लफ्ज़ों में लिखता है ना तो वो पोइट्री बन जाती है। ये सब कहने के बाद विलियम कहता है कि आपको किसी को भी पोइट्री लिखनी है ना तो उसे 4 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। यानी एक पोइट 4 स्टेजेस से गुजर कर पोइट्री लिखता है। वो स्टेजेस भला कौन से हैं? पहला स्टेज ऑब्जर्वेशन, दूसरा रिकलेक्शन, फिल्टरिंग, फिर चौथा आता है क्रिएशन ऑफ पोइट्री। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। तो कोई भी चीज़ जब एक पोइट को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो पोइट को उस वक्त क्या करना चाहिए? विलियम कहता है कि पोइट को उस वक्त उस चीज़ को ना अच्छी तरह जांचना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए, फिर जाकर पोइट्री लिखे। इसके बाद विलियम रिकलेक्शन की बात करते हैं। तो विलियम कहता है कि पोइट्री लिखते वक्त जो सुना, जो देखा, जो महसूस किया, जो ऑब्ज़र्व किया ना, इन सब को रिकलेक्ट करो यानी जमा करो, इन सब को ना एक जगह पे ले आओ और इन्हीं रिकलेक्शन से चुनकर अच्छी सी पोइट्री लिख डालो। इसके बाद विलियम फ़िल्टरिंग की बात करता है। अब फ़िल्टरिंग
मतलब जो ऑब्ज़र्व किया था ना, या फिर रिकलेक्ट किया था, उसमें क्वालिटी वाली चीज़ों को ना एक साइड पर रखा जाता है, जबकि बैड क्वालिटी वाली चीज़ों को फेंक दिया जाता है, मतलब वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को फ़िल्टरिंग कहते हैं। तो विलियम का कहना है कि अपनी थॉट्स को फ़िल्टर करके एक बेहतरीन पोइट्री एक पोइट को लिखनी चाहिए। और आखिर पर विलियम क्या कहता है? कहता है कि हाँ, अगर आपने ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन करके, फ़िल्टरिंग करके पोइट्री को लिखा है ना, तो आखिरी चीज़ क्या होगी? आखिरी चीज़ क्रिएशन ऑफ पोइट्री होगी। मतलब आखिरी स्टेज पे ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, फ़िल्टरिंग करके आखिरी स्टेज पर आपको पोइट्री बनानी है, पोइट्री लिखनी है। अपनी सारी थॉट्स को एक जगह पे लेकर फिर आपने एक नज़म, एक पोइट्री को तरतीब देना है, उसकी अरेंजमेंट करनी है और उसको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।